Good morning, students. Today we will be discussing about our new unit, atomic structure. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें पूरे केमिस्ट्री के हिसाब से इम्पोर्टेंट यूनिट में से काउंट किया जाता है बेसिक के लिए, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक है, एटम क्या है, किन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप इसी में सीखेंगे। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस यूनिट का जो बेसिक पॉइंट है वो है, जैसे देखिए कि हमने एटम्स को डिसोसिएट करके लिखा था, एटम्स को हमने डिवाइड करके लिखा था 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, तो एटम जो है ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइडेड हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दीज आर नोन एज फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स। ओके, एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए सिंबल रिप्रेजेंटेशन में ही हमने साइन इस पे बना दिया है। इट इज नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज न्यूट्रल। जीरो चार्ज दैट मीन्स नो एनी चार्ज, न्यूट्रल। ओके, तो सबसे पहले देखिए डिस्कवरी में ऑफ हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कैसे हमको फाइंड आउट हुआ, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कवरी क्या हुई, किस तरीके से। तो बिफोर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से पहले हमारे पास जो आया वो है कैथोड रे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग रहेगा हमारे पास कैथोड रे के बारे में। कैथोड रे, ठीक है, तो कैथोड रे के बारे में विलियम क्रूक्स एंड बहुत सारे साइंटिस्ट, जिसमें से कि जे थॉमसन मेन थे, जे थॉमसन। ठीक है, इन्होंने बेसिकली कैथोड रे के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकाला, इसलिए जो डिस्कवरी जिसने किया कैथोड रे की, उसकी कहना चाहिए डिस्कवर जो किया उसको माना जाता है जे थॉमसन को। ठीक है, जे थॉमसन को कैथोड रे के डिस्कवर्ड माना जाता है। तो जे थॉमसन ने क्या किया, देखिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया। उस प्रैक्टिकल में क्या किया, देखिए ट्यूबलाइट देखा होगा आप लोगों ने, जिसमें कि रॉड हुआ करता था। तो इन्होंने भी एक ट्यूबलाइट के जैसे ग्लास ट्यूब लिया। क्या किया इन्होंने, एक ऐसा ग्लास ट्यूब लिया, जो पुराने समय में ट्यूबलाइट आया करता था, आजकल एलईडी आने लगा है। ठीक है, तो जो ट्यूबलाइट हुआ करता है उसमें देखेंगे आप कि कैसा रॉड रहता है, ग्लास रॉड रहता है, लेकिन उसके ये जो सरफेस रहता है इसमें क्या होता है, सरफेस में व्हाइट कलर का पाउडर लगा रहता है। लेकिन जो जे थॉमसन ने लिया इसमें ये व्हाइट कलर वाला पाउडर नहीं था, ये हार्ड ग्लास ट्यूब था और ये ट्रांसपेरेंट था, आर पार हम इसमें से देख सकते हैं। ठीक है, प्लस इन्होंने क्या किया, जैसे कि आपने देखा होगा ट्यूबलाइट में दोनों साइड पे, इधर पे एक वायर लगा रहता है, इधर पे एक वायर लगा रहता है। तो इन्होंने भी यहाँ क्या किया, मेटेलिक प्लेट लगा दिया, जिसको हम लोग नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। इन्होंने इधर पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, इधर पे एक इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड का कनेक्शन इन्होंने एक हाई पोटेंशियल सोर्स से कर दिया। ये इन्होंने इसका कनेक्शन कर दिया, प्लस साथ में यहाँ पर स्विच लगा दिया इन्होंने। ठीक है, ये स्विच लगा दिया इन्होंने और इसका कनेक्शन कर दिया। ठीक है, ये क्या है, हाई पोटेंशियल सोर्स है। इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव। अब देखिए ये नेगेटिव है, इसको कैथोड कहते हैं। बैटरी में जो नेगेटिव सोर्स रहता है इसको कैथोड कहते हैं। ये कैथोड है तो ये भी क्या होगा, कैथोड होगा। और ये एनोड है, पॉजिटिव है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एनोड होगा, क्योंकि इससे कनेक्टेड है। तो ये यहाँ से कनेक्टेड है तो ये पॉजिटिव प्लेट हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव प्लेट हो गया। ठीक है, अब देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में इस ट्यूब के अंदर क्या है, गैस भरा हुआ है, क्योंकि वैक्यूम तो क्रिएट नहीं हुआ है ना अभी इसके अंदर, क्योंकि कोई सोर्स नहीं लगा है वैक्यूम क्रिएट करने वाला। तो प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसके अंदर कोई गैस फील्ड है। इन्होंने जैसे ही यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्विच को ऑन किया। स्विच ऑन किया तो देखा कि इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इफेक्ट ही नजर नहीं आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि एक काम किया कि एक काम करते हैं, इसके अंदर जो एयर है इसको निकालते हैं, शायद कोई नया इफेक्ट आ जाए। तो इन्होंने यहाँ पर एक वैक्यूम पंप लगा दिया। वैक्यूम पंप का मतलब होता है जो हाई प्रेशर से गैस को ले जाए लो प्रेशर में बाहर साइड कर दे। और यहाँ पर क्या है, देखिए अंदर, इसके अंदर जो है धीरे धीरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस जो है वो रिमूव होने लगेगा। दैट मीन्स इसके अंदर का जो प्रेशर को क्या करेगा, ये कम करने लगेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एक ऐसा
वैक्यूम पंप लगा दिया, जो कि इसके अंदर जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स है उसको सक करके बाहर निकालने का काम करे। ठीक है, तो वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप से अंदर का प्रेशर जो है वो लो प्रेशर हो गया। अब प्रेशर क्या होगा, अंदर कम होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स गैस के क्या हो रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रेशर लो हो गया, अप्रोक्स प्रेशर पहुंच गया नियर अबाउट 10⁻⁴ एटीएम करीब। ठीक है, एटीएम क्या है, एटीएम एटमॉस्फेयर जो है ये प्रेशर को मेजर करने का एक यूनिट है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने यहाँ पर स्विच को ऑन किया, देखा कि कोई इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है क्या, तो भी इनके पास जो ट्यूब है इसमें कोई भी इफेक्ट इनको विजुअलाइज नहीं हुआ। तो इनके मन में आया कि कुछ ना कुछ तो अभी भी मिस्टेक हो रहा है। तब इन्होंने क्या किया, देखिए एक तो जो इफेक्ट था प्रेशर का उसको इन्होंने कम कर लिया, अब दूसरा इफेक्ट बचा बैटरी या इलेक्ट्रिक सोर्स का, तो इन्होंने क्या किया, इसका पावर सोर्स बढ़ा दिया। तो इसका पावर सोर्स इन्होंने वोल्टेज को बढ़ा के 10,000 से लेके 15,000, 10,000 टू 10,000 टू 15,000 वोल्टेज का इन्होंने पोटेंशियल अप्लाई किया, हाई पोटेंशियल, दिस इज नोन एज हाई पोटेंशियल। ठीक है, हाई पोटेंशियल इन्होंने अप्लाई किया और फिर से स्विच ऑन किया। तो इस बार इन्होंने देखा कि यहां से दैट मीन्स नेगेटिव प्लेट के पास से कुछ रेडिएशन लाइट रेडिएशन टाइप से रेडिएशन दिस प्लेट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ कैथोड के तरफ से एनोड के तरफ से कुछ रेडिएशन आते हुए दिखाई दिया इनको। ठीक है, और ये कैथोड से निकल रहा है और एनोड के तरफ जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, विजुलाइज हो रहा है, इसीलिए इन्होंने इसका नाम कैथोड रेज रख दिया। क्लियर हुआ पॉइंट? तो कैथोड रे कैसे बना, देखिए व्हाट इज कैथोड रे, ऐसा डिफाइन करना है तो क्या करेंगे हम लोग, इट इज अ ग्लास ट्यूब, ये ग्लास ट्यूब था, ग्लास ट्यूब को इसे ही हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहेंगे, डिस्चार्जिंग ट्यूब बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुआ, देखिए डिस्चार्जिंग ट्यूब में ये ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर में हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से, ठीक है, देखिए डिस्चार्जिंग ट्यूब या ग्लास ट्यूब में लो प्रेशर में हाई पोटेंशियल अप्लाई करने से 10,000 से लेकर 15,000 वोल्ट तक के पोटेंशियल अप्लाई करने से कैथोड से एनोड की तरफ एक रेडिएशन दिखाई दे रहा है। ठीक है, जाते हुए ऐसा दिखाई दे रहा है, एंड दिस रेडिएशन इज कॉल्ड कैथोड रे। क्लियर हुआ पॉइंट? कैथोड रे क्या बना, कैसे हुआ? अब देखिए हम लोग इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। ठीक है, यहां लिखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रे में कौन कौन से प्रॉपर्टीज जे थॉमसन को दिखाई दिए? पहला प्रॉपर्टी तो ये दिखाई दिया इनको, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है देखिए, दे प्रोपेगेट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन। ये जो रेडिएशन है ये एक सीधी लाइन में, सीधी लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है। जैसे कि लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन, वैसे ये भी क्या है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट तो ये दिखाई दिया इनको। दूसरा पॉइंट क्या दिखाई दिया, दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या किया, प्रैक्टिकली करके देखा कि इन्होंने जो हमारे पास ट्यूब में कैथोड रे आया था, ये नेगेटिव प्लेट था, ये पॉजिटिव प्लेट, इट इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव, यहां से कैथोड रे जा रहा था। ठीक है, ये कैथोड रे का पाथ था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस कैथोड रे के पाथ में इधर बाहर साइड में, आउटर साइड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, इसको प्लस बना दिया और इसको माइनस बना दिया। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन्होंने लगा दिया। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या देखा इन्होंने कि जो रेडिएशन ऐसा सीधे जा रहा था, जो रेडिएशन ऐसा सीधे जा रहा था, स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट कर रहा था, ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ झुक गया। ठीक है, किसके तरफ चले गया, ये
पॉजिटिव प्लेट की तरफ चले गया। इसका मतलब हमको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होता है, निगेटिव निगेटिव रिपल्सन होता है, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इसके पास, इस रेडिएशन के पास नेगेटिव चार्ज है। ये हमको यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रहा है क्या, कि यदि ये रेडिएशन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स है तो प्लेट पॉजिटिव है, इसका मतलब जो रे है उसमें चार्ज कौन सा है, नेगेटिव है। यदि ये रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता, दैट मीन्स इट हैज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसमें क्या पता चल रहा है हमको, प्रैक्टिकली इन्होंने देखा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर दे डेविएटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड हो गया, दैट मीन्स इज दैट they have negative charge। ओके, इसका मतलब क्या समझ में आया, इसका मतलब समझ में आया कि इन रेडिएशन के पास, दैट मीन्स कैथोड रे के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड रेज आर नेगेटिव चार्ज रे। ठीक है, फिर साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद यहाँ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, मतलब मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल ऐसा किया। ठीक है, तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल लगाने से यहाँ पर इन्होंने देखा कि फिर से जो है कैथोड रे डेविएटेड हो गया फ्रॉम देयर पाथ। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, दे ऑल्सो डेविएटेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इन्होंने देखा कि यहाँ पर यदि मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए पॉजिटिव नेगेटिव की जगह पर NS, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल वाला मैग्नेट लगा दिया जाए, तो ये इस पाथ से फिर से डेविएटेड हो गए। मतलब यहाँ पर हम कंबाइनली लिख सकते हैं कैथोड रेज आर डेविएटेड फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेट, या कैथोड रेज आर डेविएटेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पॉइंट को कंबाइन करके लिख सकते हैं। पहला है दे प्रोपेगेट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा they deviated from their path by applying external magnetic as well as electric field। ठीक है, तो दो पॉइंट बहुत आसान है, आगे के कुछ पॉइंट्स को स्टडी करते हैं, इसको इरेज करके हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखा इन्होंने कि ये हमारे पास डायग्राम से समझते हैं ज्यादातर चीजों को हम लोग यहाँ पर। ठीक है, ये कैथोड रे है, प्रोपेगेट कर रहा था, कैथोड रे सजा रहा है, ये एनोड, और यहाँ जो प्लेट था कैथोड। ठीक है, तो जे थॉमसन ने क्या किया कि ये जो कैथोड रे जहां से जा रहा है, इसके पाथ में यहाँ पर एक इन्होंने व्हील लगा दिया। व्हील मीन्स एक चक्री लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो क्या देखा इन्होंने कि ये तो व्हील यहाँ पर स्टैटिकल पोजीशन पे था, स्थिर था। जैसे ही इन्होंने कैथोड रे ऑन किया तो कैथोड रे इस पे टकराया, कैथोड रे इस पे टकराया तो देखा कि ये जो व्हील है ये रोटेट करने लगा अपने एक्सिस पे। ये जिस एक्सिस पे यहाँ पर है इसमें ये क्या करने लगा, एक रोटेट करने लगा। और रोटेट कब करेगा, देखिए आप लोगों ने रोटेट करने के लिए व्हील को रोटेट करते हुए देखा होगा किस तरीके से, कि यदि आपके पास कोई व्हील है, ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम एयर मॉलिक्यूल या मैटर पार्टिकल और मैटर पार्टिकल इस व्हील से कोलिजन करेगा, तो क्या करेगा, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहेगा वो एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा, और वो एनर्जी इसको ट्रांसफर करने की वजह से एक है इसमें रोटेशन एनर्जी है कि ये रोटेट होने लगा है। ठीक है, तो यदि हमारे पास ये व्हील रोटेट हो रहा है, इसका मतलब, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है कि ये जो पार्टिकल्स, ये जो हमारे पास रेज था, ये रेज जो है ये पार्टिकल से बना हुआ है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। दूसरा चीज, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है जो कि इसको ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, तो पॉइंट क्या समझ में आया, तीसरा पॉइंट, कि कैथोड रेज आर
मैटर पार्टिकल, ठीक है, क्योंकि मैटर पार्टिकल है, काइनेटिक एनर्जी होगा, वो उसको रोटेट कर रहा है, ठीक है, आया समझ में। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऐसा इस व्हील पे ऐसा लाइट फ्लो करें या लाइट फॉल करा इस पे और वो रोटेट करने लगे, ठीक है, लाइट से इसमें कोई रोटेशन नहीं आ रहा, लेकिन हाँ यहाँ से वाइंड या एयर फ्लो कर रहे हैं जिस या मैटर पार्टिकल्स फ्लो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इसमें रोटेशन जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो कैथोड रेज है या कैथोड रेज आर मैटर पार्टिकल एंड दे हैव काइनेटिक एनर्जी। इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए ये क्या कर रहे हैं, इस व्हील को रोटेशन करा रहा है, ठीक है, मतलब रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, रोटेट कर रहा है उसको। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया एक साथ। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने देखा कि यदि यहां पर इसी में देखते हैं नया पॉइंट जो है वो, इन्होंने क्या किया, इस साइड में ए नोट के साइड में इधर बाहर साइड ऐसा इसमें ZnS जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का एक लेप लगा दिया या व्रैपिंग लगा दिया, ठीक है, ZnS को व्रैप्ड कर दिया, व्रैप्ड कर दिया, यहाँ पर लेप लगा दिया, ठीक है। ये क्या था हमारे पास, ये था प्लस दैट मीन्स ए नोड और ये था माइनस दैट मीन्स कैथोड, ठीक है। तो यहाँ से ये रेडिएशन निकल रहा था, ये जा रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये जैसे ही इससे कोलिजन करेगा, इसमें ग्रीन कलर का ग्लो दिखाई दिया, ठीक है। तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि कैथोड रे हैव अ प्रॉपर्टी दैट इट कैन चेंज द फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ZnS और मैटर्स। तो ये क्या कर सकता है, देखिए ये यहाँ पर ZnS के स्क्रीन से कोलाइजन किया, जिंक सल्फाइड से कोलिजन किया, तो ये इस जिंक सल्फाइड में एक चेंज ला रहा है, ग्रीन कलर का ग्लो हो रहा है, उसमें ग्रीन कलर का सिग्नल मिल रहा है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि कैथोड रे प्रोवाइड ग्रीन ग्लो या ग्रीन सिग्नल इन जिंक सल्फाइड स्क्रीन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 4 पॉइंट हो गया, 5th पॉइंट पे आते हैं हम लोग। 5th पॉइंट क्या किया इन्होंने, देखिए कि जो कैथोड रे है इसके पाथ में इन्होंने यहाँ पर ये कैथोड रे इस तरीके से जा रहा है, इन्होंने यहाँ पर एक थिन मेटेलिक फिल्म लगा दिया या फॉइल लगा दिया, ठीक है, एक मेटल का शीट लगा दिया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव, कि ये जो कैथोड रे है ये इसको पेनेट्रेट करके इस तरफ आ जाता है, मतलब कैथोड रे है पेनेट्रिंग पावर, पेनेट्रेट करने का मतलब होता है इसको पार करना, ठीक है, इसको पार करके, इसको क्रॉस करके ये दूसरे साइड पे आ जाता है, किसको, थिन मेटेलिक फिल्म को। लेकिन इसका विड्थ जैसे जैसे बढ़ाएंगे, इसका पेनेट्रिंग पावर दैट मीन्स पार करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी, तो एक डेफिनेट लिमिट के बाद ये इसको क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखिए इससे समझ में आ रहा है कि दे हैव पेनेट्रेटिंग पावर ऑल्सो, ठीक है। ये क्या है, कैथोड रे के पास थिन मेटेलिक फिल्म को पेनेट्रेट या क्रॉस करने की एबिलिटी है, पावर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए इसके बाद देखते हैं अगला पॉइंट, इट इज पॉजिटिव, इट इज नेगेटिव। इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया, इसमें नया एक्सपेरिमेंट क्या किया कि जो कैथोड रे है, कैथोड रे के पाथ में इन्होंने ऐसा हाई मेल्टिंग, देयर इज हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल रख दिया, हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल रख दिया इन्होंने, लाइक इस टंगस्टन। टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपने देखा होगा बल्ब के फिलामेंट्स जो बने रहते हैं वो टंगस्टन का बना रहता है। तो टंगस्टन जैसे हाई मेल्टिंग, लाइक इस टंगस्टन W से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इस टाइप का कोई मेटल पॉइंट, मेटल यहाँ पर रख दिया, तो इन्होंने क्या देखा कि ये जो कैथोड रे है, कैथोड रे
कैथोड रे जब इस टंगस्टन से कोलिजन करता है तो यहां पर एक दूसरे टाइप का रेडिएशन जनरेट करता है, एनोदर अननोन हाई एनर्जी रेडिएशन, हाई एनर्जी रे को इसने जनरेट किया। और उस टाइम तक के, क्योंकि इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, इस रे के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, तो मैथ्स में क्या होता है, जैसे कि कोई चीज हमको पता नहीं रहता तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स इट इज एक्स। तो ऐसे ही इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन पता नहीं था, इसलिए इसको क्या मान लिया गया, दिस इज नोन एज एक्स रे, अननोन रेडिएशन इसको माना गया है। ठीक है, तो एक्स रे दैट मीन्स जो रेडिएशन टंगस्टन जैसे हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स में कैथोड रे के कोलिजन की वजह से जनरेट हो रहा है, और जो कि हाई रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन है, उसको इन्होंने नाम दिया एक्स रे या अननोन रे। क्लियर हुआ पॉइंट? अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने पुराने जमाने वाले कैमरा देखे होंगे जिसमें कि रील लगा रहता है। तो उन्होंने क्या, जो यहाँ पर जे थॉमसन है, उन्होंने क्या किया, देखिए जैसे ही यहाँ पर ये कैथोड रे है हमारे पास, इट इज नेगेटिव पॉजिटिव, ये कैथोड रे के पास में उन्होंने फोटोग्राफिक फिल्म लगा दिया। क्या किया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर ऐसा, इट इज फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, फोटोग्राफिक फिल्म क्या होता है, फोटोग्राफिक फिल्म जो है वो जनरली AGBR का बना रहता है। ठीक है, तो फोटोग्राफिक फिल्म जो पुराने जमाने में नेगेटिव जो हुआ करता था उसको फोटोग्राफिक फिल्म कहते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये जो कैथोड रे है, दिस आर कैथोड रे फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्टेड करता है। तो यहाँ एक पॉइंट क्या निकल के आया, दे आर अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म ऑल्सो, फोटोग्राफिक फिल्म को भी ये अफेक्टेड कर दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? अब मैं एक नया पॉइंट बता रहा हूं यहां पर, उसको समझना है। तो इसके अंदर जब कैथोड रे जनरेट हुआ था, जे थॉमसन ने जो डिस्चार्ज ट्यूब लिया था, उसमें देखिए 10⁻⁴ अप्रॉक्स ATM प्रेशर था। ठीक है, इतना प्रेशर था उसमें, लगभग अप्रॉक्स, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूब, मतलब गैस इसके अंदर कुछ तो प्रेजेंट है, 2-4 मॉलिक्यूल क्यों ना हो, इसके अंदर एक कंप्लीट वैक्यूम क्रिएट नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, देखिए कैथोड रे के लिए E दैट मीन्स चार्ज एंड M दैट मीन्स मास। ठीक है, तो जो पार्टिकल्स कैथोड रे में थे, जो पार्टिकल कैथोड रे में थे, या जिन पार्टिकल्स से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या दिख गया हमको कि कैथोड रे में जो पार्टिकल्स है उसका मास है, उसका चार्ज है। तो जो कैथोड रे में जो पार्टिकल्स थे उसका चार्ज मान लीजिए E है, और उस पार्टिकल का मास मान लीजिए M है। बाद में चल के उस पार्टिकल को नाम दे दिया गया द पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रे आर नोन एज इलेक्ट्रॉन। मतलब जो पार्टिकल्स कैथोड रे में थे, या जिन पार्टिकल से कैथोड रे बना हुआ था, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बना हुआ था, उसका नाम क्या दे दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी। इसका मतलब ये जो E लिखा हुआ है ये किसके बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बारे में, और M जो लिखा हुआ है ये किसके बारे में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। सो फॉर कैथोड रेज E/M रेशो है, E/M दैट मीन्स चार्ज अपॉन mass ratio is also known as specific charge। स्पेसिफिक चार्ज भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये वैल्यू E/M वैल्यू या स्पेसिफिक चार्ज वैल्यू, ये क्या है देखिए, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ फर्स्ट
ऑन द नेचर ऑफ, फर्स्ट था गैस ऑफ, ये लिख सकते हैं गैस फील्ड इन द ट्यूब, जो गैस उसके अंदर भरा हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता, कोई सा भी गैस भरिए हमेशा E/m का जो रेशियो है वो फिक्स रहेगा। और दूसरा था इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स मैटर, जो इलेक्ट्रोड मैटर है, इलेक्ट्रोड चाहे प्लैटिनम लगाइए, आयरन लगाइए, जिंक लगाइए, सिल्वर लगाइए, कोई सा भी मेटेलिक इलेक्ट्रोड लगाइए, उसके नेचर पे इंडिपेंडेंट है E/m का रेशियो, और इसके अंदर कोई सा भी गैस फिल करिए उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ये 2 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, बाद में E और M का वैल्यू इन्होंने फाइंड आउट किया, तो E दैट मीन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम। C दैट मीन्स कूलम है, कूलम जो है वो यूनिट होता है चार्ज का, और नेगेटिव है इसलिए यहाँ पर हम लोग ऐसा नेगेटिव लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चार्ज हो गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आया 1.9 × 10⁻31 किलोग्राम में, ठीक है। एंड 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 10⁻3 ग्राम। तो यहाँ पर इसको रखेंगे तो कितना जाएगा, देखिए 1.9 × 10⁻31 × 10⁻3, ये हो गया ग्राम में। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1.9 × 10⁻28, ये हो गया ग्राम में, ठीक है। अब यदि हमें AMU में निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU, तो देखिए 1 AMU इक्वल टू होता है 1.67 10⁻24 ग्राम, ठीक है, ये आया हुआ था। नाउ 1 ग्राम इक्वल टू हो जाएगा 1 / 1.67 10⁻24, ये क्या हो गया AMU में आ गया। तो इसको AMU में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ AMU इक्वल टू 1.9 10⁻28 डिवाइडेड बाय 1.67 10⁻24, देयर इज AMU, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.00054 अप्रॉक्स AMU, ठीक है। तो AMU के टर्म्स में भी कभी आपको इलेक्ट्रॉन के मास की जरूरत पड़ सकती है, ये आ गया समझ में। अब इसके बाद देखिए यदि आपको E/m का रेशो लाना है तो E/m का रेशो कैसे आएगा, E/m इक्वल टू हो जाएगा, चार्ज था हमारे पास 1.6 10⁻19 एक कूलम में, और मास था 1.9 10⁻31 किलोग्राम में। तो इन दोनों का रेशो ले लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा E/m, दैट मीन्स कैथोड रे के लिए चार्ज अपॉन मास या स्पेसिफिक चार्ज का रेशो, और ये फिक्स रहता है किसी भी गैस के लिए या फिर किसी भी मैटर इलेक्ट्रोड के लिए, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास देखिए कैथोड रे की डिस्कवरी हो गई, कैथोड रे के प्रॉपर्टीज हो गए, ठीक है। कैथोड रे के प्रॉपर्टीज के बाद हमको ये पता चला कि कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है वो नेगेटिव चार्ज है, वो मैटर पार्टिकल है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो फोटोग्राफिक फिल्म को अफेक्ट करता है, और हाई मेल्टिंग मटेरियल से कोलिजन करने पर एक्स-रे अननोन रे टाइप से हाई एनर्जी रेडिएशन को जनरेट करता है, ठीक है। और इसके लिए E/m दैट मीन्स स्पेसिफिक चार्ज का रेशो जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंडेंट नहीं करता है, और इलेक्ट्रोड कोई सा भी मैटर का दिया जा सकता है उस पर भी डिपेंडेंट नहीं करता है। फाइनली ये पता चला हमको कि कैथोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा गया, वो नेगेटिव चार्ज था, उसका चार्ज हमको पता चल गया, और उसका मास हमको पता चल गया। बाद में हमने उसको यूनिट कन्वर्जन के थ्रू AMU के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, ग्राम के टर्म्स में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनोड रे की डिस्कवरी, ठीक है। कैथोड रे पूरा फिनिश हो गया, कैथोड रे के प्रॉपर्टीज हो गया क्लियर। ये अब डिस्कशन करते हैं हम लोग एनोड रे के बारे में, ठीक है। तो एनोड रे की डिस्कवरी का जो है, एनोड रे का डिस्कवरी E. गोल्डस्टीन ने किया, ठीक है, E. गोल्डस्टीन ने, E. गोल्डस्टीन ने एनोड रे की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया, जो जे थॉमसन का मॉडल था उसी को आगे कुछ नया लुक दिया और थोड़ा सा करेक्शन किया उसमें। तो इन्होंने क्या किया देखिए, सबसे पहले हम लोग जे थॉमसन का मॉडल बना लेते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके से था जे थॉमसन का मॉडल।
ग्लास ट्यूब या डिस्चार्जिंग ट्यूब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर एक एनोड, यहाँ पर एक कैथोड हुआ करता था। इसका कनेक्शन स्विच से हाई पोटेंशियल वोल्टेज बैटरी से या सोर्स से कर दिया गया। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव तो एनोड हो गया, ये नेगेटिव तो ये हो गया कैथोड, नेगेटिव चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर ये वैक्यूम पंप लगा दिया गया। ठीक है, बाहर इधर एयर निकल रहा है, वैक्यूम पंप लगा दिया गया है। ठीक है, इन्होंने करेक्शन क्या किया इसको देखते हैं। इन्होंने करेक्शन किया कि यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा, जिसमें कि ऐसे छोटे छोटे छेद बने हुए थे, पोरस प्लग बना हुआ था। ठीक है, परफोरेटेड, ठीक है, परफोरेटेड एक इलेक्ट्रोड लगाया जिसका कनेक्शन इन्होंने क्या किया, कैथोड से कर दिया। परफोरेटेड कैथोड लगा दिया। आया समझ में? इन्होंने एक परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चलिए अब देखिए क्या होगा। परफोरेटेड कैथोड लगाया, इसका कनेक्शन हाई पोटेंशियल वोल्टेज से है, तो जो प्रोसेस क्या हो रहा था, यहाँ देखिए, कैथोड से कुछ रेडिएशन एनोड की तरफ जा रहा था, वो जा रहा है, अभी इसमें कोई चेंज नहीं है। और इसका नाम हमने दिया था कैथोड रे, क्योंकि ये कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कैथोड से एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इन्होंने देखा एक नया टाइप का रेडिएशन की यहाँ से कुछ रेडिएशन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, कुछ रेडिएशन एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने इन रेडिएशन का नाम, क्योंकि ये एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ये एनोड से नहीं निकल रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो इन्होंने इसका नाम एनोड रे रख दिया। ठीक है, और एक्चुअली में ये ऐसा है कि ये रेडिएशन ये छोटे छोटे टनल्स या कैनॉल में से पास होके जा रहा है, इसलिए इसको कैनॉल रे भी नाम दे दिया गया। ठीक है, क्या नाम दिया गया, कैनॉल रे। अब थोड़ा समझिए, कैनॉल रे या एनोड रे क्या है। तो जब हम डिस्चार्जिंग ट्यूब में बीच में परफोरेटेड कैथोड लगा देते हैं, तो एनोड से कैथोड की तरफ एक एनोदर रेडिएशन जाते हुए दिखाई देता है। यही एनोदर रेडिएशन जो है वो एनोड रे है या कैनॉल रे है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, इसमें जो हमारे पास जे थॉमसन है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसी को आगे इन्होंने बढ़ाया। तो इन्होंने देखा, दे प्रोपेगेट ऑल्सो इन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या देखा इन्होंने कि यहां पर जब हमने इसमें ऐसा माइनस प्लस फील्ड लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो उन्होंने देखा कि ये रेडिएशन नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड हो रहा है। आया समझ में? नाउ देयर इज अप्लाइंग external electric field, they deviated towards the direction of negative plate, so they deflected towards negative plate when applying external electric field। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये जो रेडिएशन था एनोड रे नेगेटिव प्लेट की तरफ डेविएटेड हो गया। इसका मीनिंग ये समझ में आ रहा है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। यदि पॉजिटिव चार्ज है तभी ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा। इज दैट दे हैव पॉजिटिव चार्ज। ओके, इसका मतलब ये है कि इनके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। फिर इन्होंने क्या देखा आगे कि दे हैव आल्सो पेनिट्रेटिंग पावर। जो जो प्रॉपर्टीज उसमें दिखाई दे रहे थे, उसमें कौन कौन से प्रॉपर्टीज उसमें दिखाई दी है, इसको लिखते हैं हम लोग। दे हैव पेनिट्रेटिंग पावर आल्सो,
मतलब थिन फिल्म यहाँ पर लगा दिया जैसा इसके पास में, तो इसमें पेनिट्रेटिंग पावर भी है। और क्या है, इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ मैटर पार्टिकल्स। एक तरीके का मैटर पार्टिकल है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, व्हील को भी रोटेट करने का काम करेगा, ठीक है। अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म एज वेल एज जेडएनएस स्क्रीन, ग्रीन ग्लो प्रोवाइड कर रहा है इसको, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म को भी अफेक्ट कर रहा है, चार्ज पार्टिकल है ये, ठीक है। डेविएटेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी ये डेविएटेड हो रहा है, ठीक है। हाँ, कोई एक्सरे जनरेट नहीं कर रहा है। यदि हम इसके पास में ऐसा टंगस्टन जैसे हाई मेल्टिंग मटेरियल लगा दिया जाए तो एक्सरे जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज है इसमें। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसमें वो क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि E अपॉन एम रेशो ऑफ एनोड रे, E अपॉन एम रेशो ऑफ एनोड रे डिपेंड्स ऑन, कैथोड रे में इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था, यहां पर क्या है, डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट नेचर ऑफ गैस विच इज फिल्ड इनसाइड द ट्यूब। इसके अंदर जो ट्यूब के अंदर जो गैस भरा हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करता है, एज वेल एज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किस मैटर का बना हुआ है उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो E अपॉन एम का जो रेशियो है ये इन दो पॉइंट पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, जबकि एनोड रे में ये डिपेंड कर रहा है, कैथोड रे में ये इंडिपेंडेंट था, कोई एक्सरे जनरेट भी नहीं कर रहा है हाई मेल्टिंग पॉइंट मेटल से कोलिजन करने के बाद, ठीक है। बाद में क्या हुआ, एनोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, जिन पॉजिटिव पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, तो ई गोल्डस्टीन ने देखा कि यदि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया जाए, कौन सा गैस फिल कर दिया जाए, हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया जाए, तो एनोड रे जिन पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था, तो एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन्स, उसको इन्होंने नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन, ठीक है। एनोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज प्रोटॉन, प्रोटॉन नाम दे दिया गया जब इसके अंदर जो है गैस जो है वो क्या है, गैस मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो E अपॉन एम का जो रेशियो है ये इसके एनोड के गैस पर डिपेंड करता है, और कहना चाहिए जो इलेक्ट्रोड लगाया जा रहा है उसके नेचर पे भी ये डिपेंड करता है। तो अब देखिए यहाँ से कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, कॉमन पॉइंट ये आ रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज हैं वो कैथोड रे के प्रॉपर्टीज हैं, और प्रोटॉन्स के प्रॉपर्टीज जो हैं वो उसके एनोड रे के प्रॉपर्टीज हैं, क्लियर हुआ। तो एनोड रे के प्रॉपर्टीज, प्रोटॉन के प्रॉपर्टीज, कैथोड रे के प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन के प्रॉपर्टीज, इस तरीके से हमारे पास कैथोड रेज एंड एनोड रेज भी फिनिश हो जाता है और इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डिस्कवरी भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास बचा हुआ है, तो यदि यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट ये कर सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसको भी यहाँ पर समझ लेते हैं। सॉरी, प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन को P से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्लस E से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये होता है प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलॉम। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास होता है, लेकिन चार्ज जो है ये पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होता है। और मास की यदि हम बात करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन ये होता है MP से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग इसको, तो 1.673 10⁻⁻24। ये हो गया किसमें, देखिए ग्राम के टर्म्स में हो गया, ये किलोग्राम में लिखना है तो 1.673
10⁻⁻27 ये किलोग्राम में हो जाएगा। तो एक्चुअली में देखिए कि जो 1.67 10⁻⁻24 ग्राम यही 1 AMU था। तो मास ऑफ प्रोटॉन को हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्स नियर अबाउट 1 AMU। क्लियर हुआ पॉइंट। तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1 AMU के बराबर होता है, ठीक है। और चार्ज ऑफ प्रोटॉन जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन प्लस साइन के साथ, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रोटॉन के लिए E/m रेशो निकाल सकते हैं। चार्ज अपॉन मास रेशो यदि हमको निकालने के लिए कहा गया तो क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1.6 10⁻⁻19 कूलाम में डिवाइडेड बाय 1.67 10⁻⁻27 ये हो जाएगा किलोग्राम में, ठीक है। इससे क्या मिल सकता है हमको यहाँ पर, चार्ज अपॉन मास, दैट मींस स्पेसिफिक चार्ज का जो है रेशो हमको यहाँ से फाइंड आउट हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लास्ट पार्टिकल है न्यूट्रॉन्स के बारे में, न्यूट्रॉन्स कैसे बना, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स बनने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट और समझा देता हूँ। वो पॉइंट देखिए, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देयर इज वन अनदर पार्टिकल अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, देखिए इसको अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली में जैसे देखिए हीलियम के बारे में पता है आपको, हीलियम के पास 2,4 हीलियम होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 होता है, प्रोटॉन भी 2 होता है और न्यूट्रॉन भी 2 होता है, ठीक है। ये इसके पास होता है इलेक्ट्रॉन 2, प्रोटॉन 2, न्यूट्रॉन 2, ये है हीलियम, ठीक है। हीलियम के पास से यदि हम 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, देखिए हीलियम 2,4 देयर इज 2 पॉजिटिव चार्ज एंड रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम इसके पास से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 0, प्रोटॉन हो जाएगा 2 और न्यूट्रॉन हो जाएगा 2। आया समझ में। तो क्या बचा, देखिए ये हीलियम एटम था, ये हीलियम एटम था, हीलियम एटम, और ये क्या बन गया, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हो गया क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल से जब हम आगे का मॉडल पढ़ेंगे रुदरफोर्ड मॉडल, तो उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के बाहर है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गया, तो सिर्फ इसके पास जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, सिर्फ न्यूक्लियस बचा। तो हीलियम न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन, दिस पार्टिकल इज ऑल्सो, इस पार्टिकल को ही इट इज ऑल्सो नोन एज अल्फा पार्टिकल। तो अब यहां से क्या समझ में आ रहा है, देखिए अल्फा पार्टिकल इज अ टाइप ऑफ पार्टिकल विच इज पॉजिटिव चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल क्या है, इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और इस पार्टिकल के पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन 0 है। ये पॉइंट समझ में आ गया, ये एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। लेकिन देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है, हीलियम एटम्स में से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करके हीलियम न्यूक्लियस बनाया है, बट एक्चुअली हीलियम के एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया जा सकता आसानी से। तो जो अल्फा पार्टिकल है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक एज यूरेनियम या उससे एबव एलिमेंट्स से इसको प्रोड्यूस या जनरेट किया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिए आप लोग कि हीलियम से ये जनरेट आसानी से नहीं किया जा रहा है, ठीक है। हाँ, हीलियम न्यूक्लियस के जैसा ये दिखाई देता है, ठीक है। तो अब यहां पढ़ते हैं हम लोग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जेम्स चैडविक ने इसका डिस्कवरी किया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, बोरॉन या बेरिलियम जैसे हाई डेंसिटी वाले मेटल पार्टिकल्स, बोरॉन बेरिलियम लेते हैं तो 4 9 होगा, बेरिलियम जैसे या बोरॉन जैसे, बेरिलियम 4 9 और बोरॉन 5 11, इस टाइप के हाई डेंस मैटर पार्टिकल में, ठीक है, इन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल क्या है, 2 4, इसके पास प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2, इन्होंने इसका बम्बार्डमेंट किया। बम्बार्डमेंट करने का मतलब है एक के बाद एक इसके ऊपर ऐसा फॉल कराया, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर एक स्टेबल आइसोटॉप बनता है प्लस एक न्यूट्रल पार्टिकल निकल रहा है। तो देखिए बैलेंस करते हैं, ये यहाँ पर देखिए ये जो है एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर भी बैलेंस होना चाहिए, दैट मीन्स चार्ज बैलेंस होना चाहिए, और ये इसका एटॉमिक मास नंबर है तो एटॉमिक मास भी बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ देखिए
4 and 2 6, दैट इज कार्बन 6 होता है। अब देखिए ये 4 into 6 हो गया, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, बिकॉज रिएक्टेंट साइड में जो चार्ज है वो प्रोडक्ट साइड में चार्ज के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ चार्ज था 4, यहाँ था 2, ठीक है, ये हो गया बैलेंस, 6 इधर आ गया, इधर पे 0 पड़ा। यहाँ पर देखिए मास कितना है 9 and 4 हो गया 13, बट कार्बन का होता है 12, इसका मतलब इसका मास कितना आ जाएगा 1। तो क्या हुआ देखिए, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे किया इन्होंने, बेरिलियम या बोरॉन जैसे हाई डेंस मैटर पार्टिकल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया। ये जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया। इसको यहाँ पर हम लोग और करके हीलियम 24 +2 चार्ज भी ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यही यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है। इसका बम्बार्डमेंट किया तो देखा कि यहाँ पर एक स्टेबल कार्बन 612 का फॉर्मेशन हो रहा है, प्लस एक पार्टिकल जनरेट हो रहा है जो कि चार्जलेस है, चार्ज नहीं है, इसके पास 0 है, एंड मास इसका क्या है, मास 1 यूनिट है, ठीक है, 1 यूनिट है। और 1 यूनिट है तो एक्चुअली में देखिए चार्ज ऑफ, यहाँ पर अब आगे आते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो, ये न्यूट्रल पार्टिकल था तो इसी को न्यूट्रॉन नाम दिया गया, ठीक है, न्यूट्रॉन नाम दिया गया। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारे पास, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 0 कूलम, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है, मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो होता है 1.675 × 10⁻27, ग्राम में 24 लिख सकते हैं, 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम में हो गया, या इसको ही 1 AMU के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो जो 1 यूनिट लिखा हुआ ये यूनिट है उसका AMU वाला, ठीक है। तो 1 AMU के अप्रॉक्स इसका मास होगा, या फिर किलोग्राम या ग्राम में लिखना चाहते हैं तो ये होगा, ठीक है। तो इसके लिए भी हम लोग E/m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो E/m का वैल्यू क्या होगा इसके लिए, देखिए 0 डिवाइड बाय 1.675 × 10⁻27, दिस इज 0 कूलम, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर किलोग्राम में, ठीक है। तो ये हमारे पास E/m के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स क्या है ये क्लियर हो गया, न्यूट्रॉन किस तरीके से बना ये हो गया। ये फिल इन द ब्लैंक में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कि यहाँ पर आपके पास हीलियम दिया रहेगा, यहाँ पर डैश 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 फिल इन द ब्लैंक पार्टिकल रहेगा, यहाँ पर कार्बन बना जाएगा, और यहाँ पर आपके पास फिर से फिल इन द ब्लैंक रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेरिलियम में अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करते हैं तो कार्बन का फॉर्मेशन हो रहा है स्टेबल आइसोटोप, और एक यहाँ पर क्या है न्यूट्रल पार्टिकल जनरेट हो रहा है जिसका नाम न्यूट्रॉन दिया गया, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल था। इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में कैथोड रे क्या था, एनोड रे क्या था, कैथोड रे से किस तरीके से इलेक्ट्रॉन हमने वहां पर देखा, और एनोड रे जो पार्टिकल से मिलकर बना था उसका नाम प्रोटॉन दिया। बाद में जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन पार्टिकल का डिस्कवरी किया। तो इस तरीके से हमारे पास एटम्स के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उनका डिस्कवरी हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एटम्स और एटम्स से रिलेटेड जो एटॉमिक मॉडल्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डिस्कवरी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन ही होते हैं, या फिर इसके चार्ज मास से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, या फिर इसके किसने इसको डिस्कवर किया इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जनरेट होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एटॉमिक मॉडल्स और उससे रिलेटेड टॉपिक का स्टडी करेंगे। थैंक यू।